हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बढ़िया ही होंगे। आज मैं आई हूँ आप सबके सामने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ था केवीएस के लिए, ऑल पोस्ट के लिए। आई होप सभी का अच्छा हुआ होगा और आप सब इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो जाए। पहले तो मेरी यही प्रे है भगवान से कि आप सबको चांस मिले कि आप इंटरव्यू तक जाएँ। इसीलिए मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ इंटरव्यू के लिए मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और मैं साथ में शेयर करूँगी कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था और क्या-क्या मुझसे पूछा गया था, कहाँ हुआ था। आज इस वीडियो में मैं ये सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सबसे पहले आप रेडी होते हो, ड्रेस सेलेक्ट करते हो, तो मेन होता है कि आप कैसे लग रहे हो, क्या आपने ड्रेस सेलेक्ट किया है कि आप टीचर लग रहे हो या नहीं लग रहे हो। सिंप्लिसिटी आपकी देखी जाती है। तो इसीलिए आपको अपना गेटअप बहुत सिंपल और बहुत यूनिक रखना है। आपकी ड्रेस बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, सच में आप अब टीचर बन गए हो। ऐसा आपका लुक होना चाहिए, गेटअप होना चाहिए। लड़कियाँ साड़ी पहन सकती हैं, नॉर्मल सूट पहन सकती हैं, जो नॉर्मल सूट्स होते हैं, हाफ स्लीव्स या फिर जो हमारी एल्बो तक स्लीव्स होती है, ये सब पहन सकती है। चुन्नी को अच्छे से साइड पे सेटअप करके, बाल को अच्छे से बना के, ये नहीं कि हम पफ वगैरह बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। छोटे-छोटे ईयरिंग्स पहन के ऐसा हमें गेटअप लेना है कि आप सच में यार बिल्कुल सिंपल होता है ना टीचर, वैसा आपको गेटअप लेना है। जो मेल हैं वो फॉर्मल ड्रेस में जा सकते हैं और सिंपल उनको जो फॉर्मल शूज़ होते हैं वो सब पहनना है। सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। ये होता है ना कि अट्रैक्टिव लग रहे हो आप, हाँ, कि आपको देख के सीधा लगे कि हाँ भाई ये तो सच में ही टीचर है। और जिन लोगों को एक्सपीरियंस है पहले से ही टीचर का, उनके लिए तो बहुत फ़ायदा है। वो जानते हैं कि क्या-क्या हमसे पूछा जा सकता है, साइकोलॉजी कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें। कि होता है ना कि केवीएस में वैरायटी होती है, तो उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस किए जाएँगे। सबसे पहले हमें अपना प्रिपेयर करना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इतना अट्रैक्टिव, यूनिक, अच्छा होना चाहिए कि उसमें से भी आपसे क्वेश्चन किए जाएँ, ऐसा होना चाहिए। बट आप उसमें जो भी लिख रहे हो बिल्कुल सच लिखो और उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लो आपने लिखा कि आप बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, कोई प्राइज़ मिला है और उसका सर्टिफ़िकेट आपने लगाया है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि बैडमिंटन के क्या रूल्स होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप बैडमिंटन से बच्चों को क्या सिखा सकते हैं? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आपसे दिए जाएँगे सिचुएशन बेस्ड, वो एकदम से आपको कि हाइपर नहीं होना है, उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल नॉर्मली जाना है। वो आपको बाइलिंगुअल बात करेंगे, बिल्कुल बहुत आराम से, ये नहीं कि ऐसे धमकाने वाला। बहुत कैजुअल आराम से बाइलिंगुअल होता है, ये नहीं कि पूरा इंग्लिश ही रहता है, दोनों बोथ लैंग्वेज में रहता है। इसलिए आपको अपना कॉन्फिडेंट अप रखना है। कि वो आपसे जो भी पूछे, ज़रा 1 या 2 सेकंड रुकें, सोचें, फिर बोलें आंसर। तो मतलब अपना इंट्रोडक्शन आपको ऐसा रखना है कि आप हर एक क्वेश्चन का, उसमें से कुछ भी पूछा जाए, कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपने पीजी के पीआरटी के लिए आप जा रहे हो, पीआरटी के लिए डीएलएड होता है इम्पोर्टेंट, वही मेन होता है और सीटेट। बट आपने ग्रेजुएशन, पीजी आपने लगाई हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आपसे उससे क्वेश्चन ज़रूर जाएँगे। तो इतना ओवर स्मार्ट मत बनिए कि आप ऐसी-ऐसी डिग्रीज़ पहले ही लगा रहे हैं। जो आपके लिए वैलिड है, वही डिग्री लगाइए। बाद में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं, तो वो सब मैनेज हो जाता है, हम बाद में लगा सकते हैं उनको, अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करा सकते हैं। तो इसीलिए आप उतना ही डाटा ऐड कीजिए जो आपकी
क्राइटेरिया के लिए आप जिसके लिए आप जा रहे हो, जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, वो डिग्रीज़ आपके पास होनी चाहिए। एक्स्ट्रा में कुछ नहीं। बट जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको एक्सपीरियंस लगाना ही चाहिए। वो अच्छा रहता है कि भी एक्सपीरियंस चाहता है कि एक्सपीरियंस्ड लोग आएँ। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट यही था कि मेरा इंट्रो इतना अच्छा होना चाहिए कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। उससे आपसे क्वेश्चन पूछे, बंदा आगे और कुछ इतना ज़्यादा ना पूछ पाए। इंट्रो इतना अच्छा रखो कि आपसे वहीं से कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाए और आप उनके पटापट बिल्कुल अच्छे से आंसर्स कर रहे हो। क्योंकि आपका इंट्रो है, आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो इसलिए अपने बारे में फुल्ली सब कुछ जान कर ही जाइए और जो आप इंट्रो में लिख रहे हैं उसकी हर एक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। उससे रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, उससे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे सकें। फिर सेकंड पॉइंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप एंट्री करते हो, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अंदर जाना है। जब आप उनके सामने उनको विशेस करते हो, विश करने के बाद वो आपको बैठने के लिए कहते हैं, तो ही आपको बैठना है, वरना तब तक नहीं बैठना। हो सकता है वो आपको बोले कि अभी पहले डेमो टीचिंग दे, होता है डेमो टीचिंग के लिए भी आप प्रिपेयर करके जाते हो, इसीलिए आपको बैठना नहीं है, तब वो आपको ऑफ़र करते हैं बैठने के लिए, तो ही आपको बैठना है। फिर उसके बाद में वो आपसे पूछते हैं कि अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तब आपको जो भी आपने प्रिपेयर किया है, बिल्कुल शांति से, आराम से, कॉन्फिडेंट होकर, स्ट्रेसलेस होकर आंसर करें। फिर वो आपसे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके भी आप जवाब दे सकते हो क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर होते हो। इंट्रो आपको पता होता है कि मैंने क्या-क्या लिखा है, तो क्वेश्चंस भी आप खुद ही बना लोगे कि वो इस पार्ट में से मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए इंटरव्यू आपके हाथ में है कि आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछवाना चाहते हो। इसलिए मैं आपको इस चीज़ पे फ़ोकस कर रही हूँ कि आपको इंट्रो इतना बेस्ट देना है कि आप वहाँ से ही जो आप क्वेश्चन उनको देना चाहते हो वो क्वेश्चन आपसे पूछें। ऐसी चीज़ें डालो जिनके आंसर्स आप अच्छे से बोल सकते हो और वो पूछने के लिए मजबूर हो जाएँ कि वाह! ये क्वेश्चन तो हमें इनके इंट्रो से पूछना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट इंट्रो के बाद जाता है कि वो आपसे जनरल क्वेश्चन्स पूछते हैं। जनरल क्वेश्चन इन द सेंस जैसे आपने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं, अभी टियर 2, टियर 1 आप दे के आ रहे हो, उसमें जो भी आपका सिलेबस था, आपको वो सब पता होना चाहिए। उसमें आपको क्या-क्या पूछा, किस टाइप के क्वेश्चन आए, वो ऐसे पूछते हैं आपसे। तो ये इसलिए आप बिल्कुल प्रिपेयर होके जाएँ। जो भी आपका एग्ज़ाम गया है, उससे रिलेटेड आपको जनरल क्वेश्चन सब आते हो लाइक मैथ्स के। बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन्स वो आजकल पूछ रहे हैं। लास्ट इंटरव्यू में अपना शेयर करूँगी कि मुझसे क्या-क्या पूछा गया था। यानी कि अपने पेपर से रिलेटेड, अपने सिलेबस से, जनरल नॉलेज से, जो आपका सब्जेक्ट है, उससे आपको हर एक नॉलेज होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ आप उससे रिलेटेड अपने सेल्फ नोट्स बना के पहले से ही रेडी कर रखें कि आप अच्छे से आंसर्स कर सकें। सेकंड चीज़ ये है कि आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड हर चीज़ें पता होनी चाहिए। थर्ड, कि आपको केवीएस की नॉलेज होनी चाहिए कि केवीएस क्या है, कैसी बॉडी है, ऑटोनॉमस है या नहीं है, क्या है, कितने स्कूल्स हैं, कहाँ-कहाँ है, अदर कंट्रीज़ में कहाँ है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि मोटो क्या है, लोगो क्या है, ये आपको सब थोड़ा-सा केवीएस की भी नॉलेज आपको रखनी है। थर्ड ये है कि आपको केवीएस के बारे में थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए। केवीएस फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, फर्स्ट केवीएस कब एस्टेब्लिश हुआ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ वन आता है कि आपको सब्जेक्ट्स रिलेटेड कि आपको हिंदी से क्वेश्चंस पूछ लिए, इंग्लिश से पूछ लिया, ईवीएस से पूछ लिया। मान लो आप पीआरटी के लिए जा रहे हो, तो पीआरटी के लिए आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस ये सब आपसे पूछ सकते हैं। तो यानी कि आप अपनी 3rd टू 5th
एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से रीड करो, हर एक चैप्टर को पढ़ो, क्या नाम है चैप्टर का, क्योंकि अभी लास्ट टाइम 4th एंड 5th की बुक्स चेंज हुई थी। पहले वाली एनसीईआरटी नहीं रही है, अब चेंज होकर नई आ चुकी है। बुक्स के नाम आपको पता होने चाहिए, सभी बुक्स के, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बुक्स के नेम्स। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उनका नाम आपको याद हो जाता है कि इस चैप्टर में क्या है। सेकंड क्लास में जैसे नीमा की दादी पहला चैप्टर है, सबको पता होता है उसमें क्या होता है। तो आपको बुक्स के नेम, हिंदी इंग्लिश बुक, हिंदी इंग्लिश मैथ गार्डनिंग। अभी आजकल क्या हो गया है कि फर्स्ट एंड सेकंड के लिए ईवीएस नहीं है, गार्डनिंग आ गया है। उसको गार्डनिंग हम बोलते हैं कि बच्चे को बाहर की नॉलेज, गार्डन की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। उनको एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, बस उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना है कि हम प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स क्यों हेल्प करते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होते हैं। कि आपको अपनी क्लास में ही एक ऐसा छोटा सा गार्डन कॉर्नर बनाना है, वही उनका प्रैक्टिकल पूरा ईयर थ्रू आउट चलता रहता है। और गार्डनिंग होता है फर्स्ट सेकंड के लिए। फिर आती है ईवीएस, जो थर्ड ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो इसलिए आपको सभी बुक्स के नाम पता होनी चाहिए एनसीईआरटी की। कुछ उसके बाद आती है, बुक्स के नाम हो गए, फिर आती है कुछ फुल फॉर्म्स होती है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, केवीएस, ये बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती हैं, उनको भी आप लर्न कर लेना। मतलब आपको पता होनी चाहिए क्या क्या फुल फॉर्म होती है। बहुत सारी एजुकेशन रिलेटेड एनईपी, एनईपी ज़रूर पढ़ के जाएं कि हमारा एनईपी में कैसा कैसे क्या है। ये सब आपको फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर टू ईयर बच्चे किस क्लास में होने चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, ये आपको एनईपी से पता चल जाएगा। ये आप एनईपी को ज़रूर ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आजकल केवीएस में चल रहा है, एनईपी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए आपको एनईपी पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एनईपी पर, तो इसलिए आपको एनईपी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उनका फोकस है कि एनईपी को केवीएस में बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए, इसलिए वो क्वेश्चंस ज़रूर आपसे पूछेंगे। तो इसलिए आपको एनईपी ज़रूर पढ़ना है। आपने पढ़ी होगी एनईपी, बट अब इंटरव्यू के लिए आप अलग से पढ़ लेना। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल, सेकेंडरी स्टेजेस जो भी हैं, ईयर टू ईयर कौन से साल का बच्चा किस क्लास में आता है, कौन सी स्टेज पे आता है, ये आप सब पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है सबसे मेन, जो लोगों को लगता है मेन पार्ट ऑफ द इंटरव्यू इज डेमो टीचिंग। सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि वो आपको एक टीचर के रूप में, मतलब एक बच्चे के रूप में आपको देखना चाहते हैं कि आप बच्चे की, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा जो होता है ना, उसको बाहर आपको निकालना है। कि मतलब बच्चों का फ्रेंड बन के आप कैसे पढ़ाओगे उनको, वो आपको वहाँ शो करना है बिल्कुल। हो सकता है कि वो आपको चांस दे कि कोई भी टॉपिक जो आप प्रिपेयर करके आए हो वही आपको प्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं। बट लास्ट टाइम हुआ था मुंबई रीजन में, जिनका भी मुंबई आया था उनको चॉइस, उनको स्लिप पिक करने के लिए कहा गया था। 4 अलग-अलग उन्होंने स्लिप्स बना के, चिट्स बना के डाली हुई थी बॉक्सेस में। हमें एक पिक करने के लिए कहा गया था कि आप चारों सब्जेक्ट्स की, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। जो भी आपको टॉपिक आएगा वही आपको पढ़ाना है। या फिर उनके पास है ना, कई सारी उन्होंने एनसीईआरटी, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक रखी थी हर क्लासेस की। तो वो एकदम से बोलेंगे पेज ओपन करके आपको कि आप ये टॉपिक हमें पढ़ा के दिखाएं।
बाय चांस उसमें पिक्चर को देख के डिस्क्राइब करना है, ऐसा कुछ हो सकता है, वो आप कैसे आप उनको पढ़ाओगे? बस आपको क्या करना है, जो आपके सामने बैठे हैं आपको सोचना है कि वो आपके बच्चे हैं। बच्चा समझ के अपने आप क्वेश्चंस पुट करने हैं, अपने आप उनके बच्चा समझ के कि आप बच्चा होते तो क्या आंसर करते उनके। तो वैसे-वैसे आंसर्स आपको खुद अपना इंटरव्यू डेमो क्रिएट करना है कि आप उनके आंसर्स क्या दोगे। खुद क्वेश्चन बनाना है, खुद ही आंसर आपको करना है कि बच्चा होता तो उसका क्या आंसर देता। वही आपको आंसर बच्चे की फ़ॉर्म में बच्चा बन के आपको रिटर्न करना है आंसर। तो मतलब आपका डेमो बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। और क्या, कुछ टॉपिक्स आप पहले से ही हर सब्जेक्ट के 2 टू 3 टॉपिक्स आप देख लेना कि आप इनको अच्छे से पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते। प्रैक्टिस करना, मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करना कि आप हर सब्जेक्ट्स के, मान लो आपने फर्स्ट क्लास के 2-3 टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के लिए लिए कि आप प्रिपेयर हो। सेकंड क्लास के हर एक सब्जेक्ट के 2-3 टॉपिक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको हर एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 टॉपिक प्रिपेयर पहले से ही कर लेने, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप कर सकते हो प्रिपेयर। तो इसलिए क्लास 1 से स्टार्ट होके क्लास 5th तक आपको हर एक सब्जेक्ट के 2 या 3, मैं चाहती हूँ आप 3-3 सब में से डेमो टीचिंग के लिए टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें। और सबसे मेन यही है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को बिल्कुल अच्छे से रीड कर लें कि किस चैप्टर में क्या है। आपने रीड भी की होंगी एनसीईआरटी, क्योंकि आपने सीटेट ज़रूर दिया है और अब भी आपने प्रिपेयर किया होगा। एक बार फिर से आप पढ़ लें कि कहाँ क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, तो ज़रूर आप ये सब पक्का मतलब 100% आपको करना है। फिर लास्ट में आपको वो डेमो टीचिंग के बाद फिर से आपको बैठने के लिए ऑफ़र करेंगे, आपको बैठना है, फिर से आपसे क्वेश्चंस पुट आउट करेंगे, लाइक डिसेबिलिटी से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सिचुएशन आपको दे सकते हैं कि आपकी क्लास में ऐसे-ऐसे बच्चा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए, जिनके आप कि आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हो उन बच्चों को। लाइक डिसेबल्ड बच्चा है, ऑटिज़्म वाला बच्चा है, होता है। मैं आपको बता सकती हूँ, मेरी क्लास में खुद लास्ट 2 ईयर से एक बच्चा है ऑटिस्टिक। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको एंगेज रखना पड़ता है बुक्स के साथ, क्योंकि उसको बुक्स पसंद है, इसलिए हम उसको एंगेज रखते हैं बुक्स के साथ। तो इसलिए आपको ऐसी सिचुएशन ज़रूर देंगे कि आप बच्चे को कैसे हैंडल करोगे, तो आपको पॉज़िटिव रह के आंसर देना है। ये नहीं कि आपको बच्चे को डाँटना है, आप उसको काम दे सकते हैं एक्स्ट्रा, आप उसको बोर्ड पर लिखने के लिए कह सकते हो, आप उसको काउंटिंग के लिए बीट्स वग़ैरह होती हैं, वो काउंट करने के लिए कह सकते हो पीछे बैठा के, या फिर बहुत सारे हमारे पास ऐसे-ऐसे टॉयज़ वग़ैरह होते हैं, जो हम उनको दे के उनको शांति से अपनी क्लास में बैठा सकते हैं। तो इसलिए आपको इनके लिए प्रिपेयर रहना है पहले से ही, कि आपकी क्लास में कुछ होता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो कोई बच्चा आपकी क्लास में रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। आप उसको कहीं पे भी लेके जा रहे हो, फिर भी रो रहा है, फिर आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। 4-5 सिचुएशन ऐसी डालनी है कि आप इन बच्चों को, रोने वाले बच्चे, ऑटिस्टिक जो मतलब बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, बहुत नॉटी हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, ऐसे-ऐसे बच्चों के लिए आप एक अलग से एक-एक एक्टिविटी उनके लिए आपको प्रिपेयर रखनी है कि आप उनको ऐसे एंगेज रख सकते हो अपनी क्लास में। जैसे कोई बहुत बच्चा मतलब हर किसी को परेशान करता है, बैठता ही नहीं है सीट पे, तो उसको क्या दे सकते हैं, मॉनिटरिंग का काम दे सकते हैं कि कौन बच्चा, उसको देखो कि कौन बच्चा काम नहीं कर रहा है या फिर कौन बातें कर रहा है, ऐसे काम उसको एंगेज कर सकते हैं ताकि वो बिज़ी रहे, क्लास को डिस्टर्ब ना करके बल्कि मैम की हेल्प करे। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी सिचुएशन बेस्ड आपको क्वेश्चन वो देंगे, इसके लिए आपको पहले ही प्रिपेयर रहना है। 4 या 5 सिचुएशन बना के रखिए, जैसे रोने वाला बच्चा, बहुत शरारती बच्चा जो इधर-उधर मतलब उसकी सिटिंग पावर बिल्कुल नहीं है, कंसंट्रेशन है ही नहीं, ऐसे बच्चा।
ऑटिज़्म है, ऐसे, डिसेबल्ड है, ऐसे बच्चों को। और कुछ बच्चे होते हैं कि बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसे आप एंगेज रखोगे, ये चीज़ें आप पहले ही डिसाइड कर लेना कि आपको क्या बोलना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, उनके सामने डायरेक्ट सीधा आंसर कर दें। ये सब था आपके इंटरव्यू के बारे में कि आपको ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है। अभी मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा था और कहाँ हुआ, क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, यह मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कुछ मिनट्स में। दरअसल मेरा इंटरव्यू 2003 में हुआ था, नवंबर में, 7th नवंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ था मुंबई में। आईआईटी पवई, केवीएस, वहाँ पे जो केवीएस है ना, उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमें 7:30 वहाँ बुला लिया गया था, डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे हमारे। हाँ, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको क्या करना है, आपकी अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हो, जो भी आपकी सीटेट है, डीएलएड की हर एक सेमेस्टर की आपकी कॉपी होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी। कम से कम 2 बंच होने चाहिए फ़ोटोकॉपीज़ के, जो आप डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो। मान लो आपने ग्रेजुएशन लगाई है, तो हर एक सेमेस्टर की आपकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा ईयर की लगा रहे हो या फिर एक जो हमारी फाइनल डिग्री आई थी उसकी लगा रहे हैं। हमें पूरा बंच, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर जो हमारी डिग्री होती है वो लगाना है, डिप्लोमा है हमारा वो लगाना है। तो हर एक सेमेस्टर की अलग-अलग हमें फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है। और जो आपकी एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो भी आपने किया है, उसमें अगर आपकी कोई पोजीशन आई है नेशनल लेवल पे, आप स्काउट एंड गाइड में हैं, तो वो चीज़ें आप उनके सर्टिफ़िकेट्स लगा सकते हो। अगर आप उनको मेंशन करोगे अपने इंट्रो में, तो उनके बारे में आपको जो भी क्वेश्चन्स होते हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में स्काउट एंड गाइड के बारे में बताया था, तो मुझसे तो इसके बारे में उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था। वो लक है कि वो पूछे या ना पूछे, उनका मन होता है। तो सबसे पहले मैं मुंबई गई, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए, 7:30 एंट्री हो चुकी थी। उसके बाद जो भी सारा सेशन स्टार्ट हुआ, हमारी बायोमेट्रिक हुई अंदर जाके। फिर उसके बाद हाँ, जो आपका रोल नंबर सब आएगा, वो सब आप लेके ही जाना है पहले से ही। आपके लिए लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर इंटरव्यू के लिए, वो भी लेके जाना। और पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। फिर आपको वो फाइल ऊपर ही भिजवा देते हैं, आपको नहीं लेके जाना होता। तो सबसे पहले वो मैं गई, एंट्री की, सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रो पूछा, मैंने सबको विश किया, इंट्रो पूछा। इंट्रो अच्छा गया, वहाँ से उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछे। फिर मुझसे पूछे गए जनरल क्वेश्चंस कि फ्रैक्शन चेंज करो। सबसे मुझसे मतलब मेरा जो मुझे लगता है कि जो मुझे एट द मोमेंट हिट किया क्वेश्चन, वो था कि आपको विदाउट वोवेल वाले 2 वर्ड्स बताने हैं। एकदम से उन्होंने बोला जल्दी से आपको बताना है। मैंने 1 सेकंड सोचा और मेरे पता नहीं मुझे क्या हुआ, एकदम से आंसर्स मेरे फ्लो में निकला। मुझसे पूछा ना कि आपको विदाउट वोवेल के 2 वर्ड्स बताने हैं, तो मैंने सीधा बोला फ्लाई एंड स्काई। मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में वो कैसे हिट किया। ये मतलब फिर उन्होंने मेरे से डिसेबिलिटीज़ के बारे में पूछा कि जल्दी से मुझे है ना, आप हमें 2 डिसेबिलिटीज़ बताइए। मैंने वो भी बताया। फिर उन्होंने मुझे टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। अभी मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, क्योंकि ये वाला मेरे को बिल्कुल याद रहता है, इसको मैं याद ही रखती हूँ कि विदाउट वोवेल वाला क्वेश्चन आप बताइए, वर्ड्स आप बताइए, वो याद रहता है। होता है ना, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप आंसर कर रहे हो उसका। क्योंकि वो एट द मोमेंट मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं, जल्दी से आंसर निकला और करेक्ट आंसर निकला। फिर मेरे से डेमो टीच करवाया उन्होंने, जो कि अच्छा खासा हो गया था, क्योंकि पैनल बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्टली वो आपसे बात करते हैं।
बाइलिंगुअल बात करते हैं। कुछ लोगों को प्रेशर रहता है कि वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आप भी बाइलिंगुअल रहिए। तो मेरा ऑल ओवर इंटरव्यू अच्छा गया था। ऐसे में से जनरल नॉलेज ज़्यादा पूछी थी, बट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं पूछे थे। आई थिंक एक ही पूछा था कि कोई बच्चा आपकी क्लास में रो रहा है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, आप इसको प्रिपेयर ज़रूर कर लेना। और एंड में मुझसे चलते हुए पूछा था कि 2 डिसेबिलिटीज़ आप बता के जाइए जल्दी से हमें, तो मैंने बता दिया था उनको। वो बहुत खुश थे मेरे इंटरव्यू को लेकर, और मैं भी खुश थी। बहुत अच्छा गया था मेरा इंटरव्यू। तो गाइस, अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए अपने इंटरव्यू की। जो भी कर रहे हैं मन से कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए। और डेमो टीचिंग के लिए हर रोज़ 2 या 3 टॉपिक, तो यार हम बहुत बड़े हैं तो बच्चों की क्लासेस की जो नो टेक्स्ट बुक होती है बहुत छोटी होती है, छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो हम उनको 1 दिन में 2 या 3 दिन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी टाइम है जब तक डेट अनाउंस नहीं होती है, हम बहुत सारे टॉपिक कवर्ड कर चुके होंगे। इसलिए डेली, मतलब 4 सब्जेक्ट्स है तो हर एक दिन एक-एक सब्जेक्ट का आप डेमो टीचिंग ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज़, और अभी मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। और जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ, ये मुझसे पूछा जा सकता है, तो उनके आंसर्स पहले से ही प्रिपेयर कर लें। और मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस ज़रूर करें, इससे आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। मैंने क्या किया था, मैं अपने सामने फ़ोन रखी, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने सामने फ़ोन रखती थी और अपना इंट्रो खुद बोलती थी, और फिर बाद में वीडियो देखती थी कि मैंने कैसा बोला। फिर मैंने अपने इंट्रो से कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, उनके आंसर्स मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते थे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बना के रखे थे एनईपी से रिलेटेड, एनसीएफ से रिलेटेड, तो हस्बैंड मुझसे क्वेश्चंस करते थे, मैं आंसर्स रिप्लाई करती थी। तो आप भी, कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं आप केवी क्यों जॉइन करना चाहते हो, या फिर आपको हम वहाँ पोस्टिंग देंगे तो नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग देंगे तो क्या आप करोगे? तो ऑब्वियस हमने तो हाँ ही बोलना है कि हमें तो करना ही है, कहीं पे भी दे हम करेंगे, अपने सच्चे मन से करेंगे। सो गाइस, अच्छे से तैयारी करते रहिए, रेडी रहिए। आई होप सो कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, लेटर आए, और सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। एक ना दिन आप ज़रूर अपने एम को अचीव करोगे। तो सो बाय बाय गाइस, टाटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स के साथ इंटरव्यू की ही। तो आप ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए।